मैंने लगभग 1 घंटे तक अपने जीवनसाथी का इंतजार किया। 1 घंटे बाद जब मेरे पति कमरे में दाखिल हुए तो मैं गहरी नींद में होने का नाटक किया। मैंने देखा कि वह शौचालय में वहीं फिटकरी की थैली ले गया और उसने बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं तुरंत उठ गई। चूंकि मुझे पता था कि वह कुछ समय तक बाहर नहीं आएंगे, इसलिए मुझे डर नहीं था कि वह बाहर आएंगे। घर के पीछे से जाते हुए मैं चोरों की तरह धीरे धीरे बाथरूम की खिड़की की ओर बढ़ी, लेकिन खिड़की इतनी ऊंची थी कि मैं अंदर नहीं देख पा रही थी। अपनी ऊंचाई के हिसाब से मैं बेहद छोटी थी। हालांकि मैं जल्दी से गई और एक कुर्सी ले आई, उसे नीचे रखी और उस पर खड़ी हो गई। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे और घर के सभी लोग सो गए थे और कोई भी मुझे नहीं देख सकता था। हालांकि मेरा शरीर अभी भी डर से कांप रहा था और मैं अभी भी सचमुच डरी हुई थी। मैंने कुर्सी पकड़ी और खिड़की की ओर बढ़ी और अब मैं उस कुर्सी पर चढ़ गई और खिड़की से झांक कर देखा कि मेरे पति इतनी देर तक बाथरूम में क्यों थे। मेरे पैर इस कदर कांप रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सीधा खड़ी नहीं रह पाऊंगी और मैं लड़खड़ाकर गिर जाऊंगी। लेकिन मैं अंदर से अपने आप में हिम्मत पैदा किया और कुर्सी के ऊपर चढ़ गई। लेकिन जैसे ही मैंने बाथरूम की खिड़की से बाहर का नज़ारा देखा तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तब मैं कुर्सी से गिरते गिरते बची तो मेरे पति फिटकरी के साथ ऐसा क्या कर रहे थे? आखिर ये सब क्या हो रहा था? मेरा जीवन साथी ऐसा क्या सोच रहा था? बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को शांत किया और अपने कमरे में लौट आई। कमरे में जाते ही मेरी आंखें भर आईं और मैं बेकाबू होकर रोने लगी। मेरे पति की हकीकत आज मेरे सामने उजागर हो गई और इसने मुझे जीवन में अपनी किस्मत पर रोने को मजबूर कर दिया। मेरा जीवन साथी अभी तक मेरे करीब क्यों नहीं आया? इस बात पर मुझे एहसास हुआ कि मेरा जीवन साथी इसी कारण से मुझसे दूर रहता था। अब मुझे विश्वास हो गया था कि मेरी चाची मेरे पति की हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ थीं। इसी वजह से वो मुझसे ऐसे बात करती थी। उन्होंने जानबूझकर मुझे इस नरक में डाल दिया था। वैसे तो मेरे पास रिश्तों की कोई कमी नहीं थी। आंटी को सिर्फ इस बात की चिंता थी कि शायद मेरा रिश्ता उनकी बेटियों से बेहतर न हो जाए, क्योंकि मैं बहुत आकर्षक थी और लोग मुझे देखते ही पसंद करने लगते थे। उसने इसी कारण से मेरी शादी इस आदमी से करा दी। मुझे विश्वास था कि मेरी चाची को कभी माफ नहीं किया जाएगा। उनके निधन के बाद वह भगवान को जवाब देंगे और मैं यह भी जानती थी कि मेरी सास और मेरे ससुराल का पूरा परिवार मेरे पति के कार्यों के बारे में जानने में बहुत व्यस्त थे, क्योंकि वे सभी अपने अपने जीवन में इतने व्यस्त थे कि किसी के पास किसी दूसरे के जीवन में ताक झांक करने और यह पता लगाने का समय ही नहीं था कि वह क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। यही एकमात्र स्पष्टीकरण था कि क्यों अब तक किसी ने मेरे पति की निगरानी नहीं की थी। मैंने बस यही सोचा था कि उससे शादी करना मेरी जिम्मेदारी है और मैंने ऐसे किसी व्यक्ति से शादी करके अपना जीवन बर्बाद कर लिया है। अधिकांश माता पिता मानते हैं कि जब उनके बच्चे की शादी हो जाती है तो वे अपने सभी दायित्वों से मुक्त हो जाते हैं और अपने बेटे की शादी की योग्यता के बारे में जाने बिना। वैसे भी बस शादी कर लो। बस किसी भी लड़की के पल्ले अपने लड़के को शादी के बंधन में फंसाकर वे उस असहाय लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं और अपनी खराब प्रतिष्ठा के कारण लड़का अपनी समस्याओं को अपने तक ही सीमित रखता है और लड़का यह बताने में असमर्थ होता है कि मैं नपुंसक होने के कारण विवाह करने में असमर्थ हूँ। इस वजह से मेरी तरह परित्यक्त और भोली भाली लड़कियां इन पुरुषों की तरह बध जाती हैं और अपना पूरा जीवन अपना मुंह बंद रखकर जीती हैं। लेकिन मैं उस तरह की लड़की नहीं थी। मैं कभी चुप रहने वालों में से नहीं थी। मुझे अपनी चुप्पी के लिए पुरस्कार थोड़ी न जीतना था, क्योंकि मेरे ससुराल वाले मुझे बांझ कहते और जीवन भर बच्चे न पैदा करने के लिए मेरा मजाक उड़ाते। अब जब मैं आगे बढ़ने से पहले इतना सोच रही हूं तो मैं कहाँ जाऊंगी और क्या करूंगी? मेरे पास अपना सिर छुपाने के लिए और कोई जगह नहीं थी और मेरी चाची, जो मेरे चाचा के साथ रहती थी, उसने भी मुझे अपने घर जाने से मना कर दिया था। मैंने एक बार और हमेशा के लिए बोलने का निर्णय ले ली थी। मेरे लिए सहन करने योग्य कुछ भी नहीं बचा था। मैं पहले ही बहुत कुछ सहन कर चुकी थी। अगर मेरे पीछे कोई नहीं था तो इसका क्या मतलब है? जब मेरे जीवनसाथी ने मुझे धोखा दिया तो मैं उसके शौचालय से बाहर निकलने का इंतजार करती रहती थी। काफी देर बाद जब मेरा जीवनसाथी शौचालय से लौटा तो मुझे जागता हुआ देखकर आश्चर्यचकित रह गया। मैं अपने पति पर चिल्लाई, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और मुझसे पूरी सच्चाई क्यों छिपाई?
और गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया। मेरा जीवन साथी बिल्कुल अजनबी बन गया। वह इसी तरह का व्यवहार कर रहा था। उसकी हरकतों से मैं उसे जान से मारना चाहती थी। वह ऐसा नाटक कर रहा था जैसा कि उसे कुछ मालूम ही न हो। वह इस बात से अनभिज्ञ था कि वह मेरे लिए जो नाटक कर रहा था उसे मैं पूरी तरह से समझ चुकी थी। वह भी मेरे सामने खुद को निर्दोष दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असल में वह बहुत चालबाज व्यक्ति था जो केवल धोखे से ही मेरे साथ रह सकता था। मुझे जरा भी समझ नहीं आ रहा था कि कोई न कोई वजह तो होगी कि वह पहले मेरे करीब नहीं आया, और शायद यही बात थी। हमको लगता था कि मेरा जीवनसाथी नपुंसक है, लेकिन उपहास और अपमान के डर से वह मुझे यह बताने से डरता था। इस कारण से उसने शायद शादी करने और सारा दोष अपनी पत्नी पर मढ़ने पर विचार किया होगा। मेरे मन में बार बार अजीब विचार आते रहे। मेरी शादी को 3 महीने हो चुके थे और इस दौरान मैं लगातार डिप्रेशन से जूझ रही थी। आज जब मैंने उनसे सवाल पूछने के लिए उनका कॉलर पकड़ा तो मेरे पति ने मुझे आश्चर्यचकित होकर देखा, मानो वह आश्चर्यचकित था कि मैंने उसके धोखे का पता लगा लिया था। वह असमंजस में मुझे घूर रहा था। जैसे ही मेरे पति ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। मैंने अपने पति से कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि तुम बहुत गंदा काम करते हो। तुम्हें इस सस्ती फिटकरी की कीमत अपनी जान से भी ज्यादा है। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे जैसे नपुंसक आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। ऐसा लग रहा था कि मेरा जीवन साथी यह समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या कह रहा था, और वह इस बात से परेशान दिख रहा था कि मैंने उसके बारे में सब कुछ जान लिया है। आश्चर्य होकर वह अभी भी वहीं खड़ा था और चुपचाप मेरी सारी बातें सुन रहा था। मैंने अपना सामान पैक किया और दरवाजे की ओर बढ़ी। तभी मैंने देखा कि मेरे पति हैरान और परेशान दिख रहे थे और मैंने अपना रूम छोड़ दिया था। परिवार का हर सदस्य गहरी नींद में सो रहा था। मैं अभी भी घर के मुख्य द्वार पर नहीं पहुंची थी। मेरे पति ने मेरा पीछा किया, मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और मुझे अपने कमरे में खींच लिया। जब मैंने शोर मचाने की कोशिश की तो उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया, जिससे मैं रुक गई, और वह धीरे से मुझे चुप रहने के लिए कहता रहा। वह मुझे एक कमरे में ले गया, जहां वह बिस्तर पर बैठ गया और फिर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं अपने जीवन साथी को लेकर सचमुच उत्साहित होने लगी थी। मेरी नज़र सीधे दरवाजे पर थी। हालांकि उसने मुझे पकड़ लिया और बिस्तर पर पटक दिया और सवाल पूछा, क्या क्या तमाशा लगा रखा है तूने? मैं जो कहता हूं उसे समझ में नहीं आता है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम चुप रहो। एक बार चुपचाप बैठो और जो कुछ मैंने कहा है उस पर ध्यान दो। इसी समय रात के घोर अंधेरे में तुम चली जाओगी? क्या तुम दूसरों को हमारे बारे में चर्चा करने का अवसर देना चाहती हो? मेरे पति ने कुछ ऐसा कहा जिससे मैं और भी अधिक क्रोधित हो गई। मैंने पूछा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप सच्चाई के बारे में जनता को अंधेरे में रखेंगे? दुनिया को पता चल जाएगा कि आप एक नपुंसक व्यक्ति हैं और शादी के लायक नहीं हैं, क्योंकि सच्चाई को लंबे समय तक गुप्त नहीं रखा जा सकता है। मैं चाहती हूं कि पूरी दुनिया को पता चले कि आपके पास कोई शक्ति नहीं है और आपने मेरे जीवन में हेरफेर किया है। मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। जो कुछ भी मेरे मुंह में आ रहा था मैं वहीं बकती जा रही थी, क्योंकि मैं अपनी होश खो चुकी थी। मेरे पति ने मेरी इतनी बातें सुनने के बाद मेरे चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया था। उसका थप्पड़ मेरे लिए असहनीय था। मैं लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। हालांकि मेरी ये चोटें छोटी थीं, फिर भी मुझे अत्यधिक दर्द हो रहा था और जैसे ही मेरे घुटने जमीन पर लगे मैं रोने लगी। मेरा पूरा हृदय उस क्षति से घायल हो गया जो उसे पहुंचाई गई थी। मैंने हैरान और परेशान होकर अपने पति की ओर देखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पति मुझे कभी छुएगा। मैंने थप्पड़ का दर्द भूलकर अगले ही पल अपने पति से बोली, भले ही आप मुझे थप्पड़ मार दें, मैं इस घर में अवॉर्ड बनकर नहीं रह सकती। मैं भी अपने पति पर चिल्लाने लगी और उनसे बातचीत करने लगी। एक बार फिर मेरे पति ने मुझे पूरे परिवार को जगाने से बचाने के लिए धीरे से बोलने की चेतावनी दी। मेरे पति स्पष्ट रूप से परेशान थे और उनकी आंखों में गुस्से के भाव थे। मेरे पति ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो सकता है कि तुमने गलत अर्थ लगाया हो। तुम सोचने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करना छोड़ दो। मैं शक्तिहीन नहीं हूं। हालांकि मैं एक बहुत ही गंभीर बीमारी का शिकार हूं, लेकिन मैं नपुंसक नहीं हूं। परिणाम स्वरूप मुझे एक डॉक्टर ने इस उपचार के बारे में बताया है जो फिटकरी का उपयोग करके मुझे जल्द से जल्द ठीक होने में मदद करेगा। पहले तो मैं बिल्कुल ठीक था,
लेकिन पिछले 6 महीनों में मेरे शरीर में भयानक खुजली होने लगी और धीरे धीरे दुर्गंध बढ़ने लगी, जिसके कारण लोग मुझसे दूर रहने लगे। मैंने सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों से सलाह ली, बहुत सारी महंगी दवाएं लीं और अपनी बीमारी के लिए उपलब्ध हर उपचार विकल्प को आजमाया। प्रत्येक घरेलू उपचार पर ऑनलाइन शोध करने के बाद मैंने उन सभी को आजमाया, लेकिन उससे परिणाम थोड़े ही मिले। हालांकि इस समय मेरी बीमारी काफी बढ़ गई थी और मैं कई समस्याओं से जूझ रहा था। कई प्रमुख चिकित्सकों से परामर्श करने पर उन्होंने मुझे रक्त संक्रमण का निदान किया। कुछ वर्ष पहले जब मैं सचमुच बीमार पड़ गया तो मुझे रक्त की आवश्यकता पड़ी। उसके बाद डॉक्टर की सलाह पर एक आदमी ने मुझे खून दिया और तब से मैं इस बीमारी का शिकार हो गया हूँ। डॉक्टर के मुताबिक शख्स के खून में एलर्जी थी, इसलिए मेरे पूरे शरीर में एलर्जी हो गई और मेरा खून भी संक्रमित हो गया। मुझे इस हालत में नहीं रहना था और उस आदमी का खून मुझे शूट नहीं किया था। चिकित्सक ने चेतावनी दी कि यदि आप किसी अन्य व्यक्ति के करीब जाएंगे तो आपकी बीमारी किसी अन्य को भी संक्रमित कर सकती है। यही कारण है कि मैं तुम्हारे निकट नहीं जा सकता। फिटकरी का उपयोग करने के बाद मुझे कुछ घंटों के लिए बेहतर महसूस हुआ, लेकिन मामला एलर्जी से आगे बढ़ गया था। दूसरा मसला यह था कि अगर मैं तुम्हारे करीब जाता तो शायद तुम्हें भी मेरी बीमारी हो जाती। यह कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि गंभीर, तेजी से फैलने वाली बीमारी है। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी तरह दिखो। मैं कुछ समय से उपचार ले रहा था, लेकिन समय के साथ मेरी समस्याएं बदतर हो गईं। जब मैंने एक प्रसिद्ध चिकित्सक के बारे में सुना तो मैंने उनकी सिफारिश का पालन किया और उनसे मुलाकात की। वैद्य से मिलने पर उन्होंने मेरी पूरी जांच की और मुझे आशा दी कि मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। मेरा इलाज इस चिकित्सक द्वारा शुरू किया गया था। इसके विपरीत मेरे परिवार के सदस्यों ने मेरी शादी को लेकर हलचल मचा दी, क्योंकि मेरी एक बहन विदेश से आई थी और यह महत्वपूर्ण था कि वह इसमें शामिल हो, क्योंकि मेरी बहन आगे कुछ वर्षों तक नहीं आ पाती। मैंने अपने माता पिता से बार बार कहा कि मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और उन्होंने मुझसे सलाह किए बिना शादी की तारीख भी तय कर दी। इसी तरह हमारी शादी भी मेरे वैद्य जी को बताने के बाद हुई। जब मैं शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार था तो उन्होंने मुझे 2 या 3 महीने तक शादी न करने की सलाह दी। इलाज का कोर्स खत्म होने से पहले आपको किसी के भी करीब जाने से बचना चाहिए। मैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठने से कतराता था और उन सभी से दूर से ही बात करता था। अभी मेरी शादी की तारीख तय हुई थी कि वैद्य जी ने मुझे बताया कि इलाज खत्म होने तक आपको भी अपनी पत्नी से दूरी बनाए रखनी होगी। वैद्य जी की बात सुनकर मुझे बहुत क्रोध आया। उन्होंने दावा किया कि आपकी समस्या को हल करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। इस कारण से आपको सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और अपनी बीमारी का इलाज करना चाहिए। उसके बाद तुम्हें अपनी बाकी जिंदगी अपनी पत्नी के साथ आराम से गुजारनी ही है। मुझे वैद्य की सलाह लेनी पड़ी, क्योंकि उनके इलाज से मुझे बहुत मदद मिल रही थी और मैं कुल मिलाकर अच्छा महसूस कर रहा था। मैंने यह भी तर्क दिया कि एक बार जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बता दूंगा। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि मुझमें तुमसे बात करने की हिम्मत क्यों नहीं हुई, और यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इसके कारण तुम्हें मेरी गलत व्याख्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वैद्य जी के अनुसार फिटकरी ही हमको ठीक कर सकती है। इसी कारण से ठीक होने तक मैंने तुमसे बात करने या तुम्हारे करीब बैठने का कोई प्रयास नहीं किया। मैं रोज फिटकरी घर लाता था और हर दिन मेरे उपचार के लिए ताजी फिटकरी का उपयोग किया जाता था। मैं जितनी जल्दी हो सके बेहतर होने, नियमित जीवन जीने और तुमको यह व्यक्त करने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ समय बिताना कितना चाहता था, फिटकरी के प्रति बहुत सुरक्षात्मक हुआ करता था। हालांकि मेरा मुद्दा लोगों की नज़रों से छिपा हुआ था, लेकिन यह मेरी आंतरिक बेचैनी का स्रोत था। कृपया मेरी क्षमा याचना स्वीकार करो। मैंने तुम्हें छूने के लिए अपना हाथ उठाया और बहुत दिनों तक यह सत्य तुमसे छिपाए रखा। मेरी पति वास्तव में शर्मिंदा लग रहे थे। चूंकि मेरे पति हर समय रोते रहते थे, इसलिए मैंने उनकी बातों को दिल पर ले लिया और उसके चेहरे पर सच्चाई का कोई भाव नहीं था। मैंने अपने पति से कहा कि अगर आपने मुझे इसके बारे में पहले ही बता दिया होता तो मैं पिछले 3 महीनों से इस बारे में चिंतित नहीं होती। मैं हर तरह की चीज़ों के बारे में सोचने लगी। यदि यह मेरे लिए नहीं होता तो शायद मैं भी आपके बारे में ऐसा ही महसूस करती। आपके कुछ व्यवहारों से मुझे यह आभास हुआ कि आप मुझे धोखा दे रहे हैं, और मैंने जिस तरह अनुचित व्यवहार किया उसके लिए मैं आपसे ईमानदारी से माफ़ी मांगती हूँ और मैं आपको समझने में असफल रहा।
मैंने सचमुच शर्मिंदा महसूस करते हुए अपने पति से माफ़ी मांगी और उन्हें आश्वस्त किया, जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, तब तक आपको मेरा अटूट समर्थन प्राप्त है। मेरा पूरा ध्यान आप पर रहेगा। वह दिन आ गया है और आज भी है। ईश्वर की महान कृपा से मेरे पति की बीमारी भी धीरे धीरे दूर हो गई। वह अब पूरी तरह से ठीक हैं और हम दोनों एक साथ शानदार जीवन का आनंद ले रहे हैं। मैं और मेरा जीवन साथी हमेशा साथ रहते हैं। कभी कभी हम नए क्षेत्रों की खोज के पक्ष में अपनी भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते हैं। इस तरह की छोटी छोटी गलतफहमियां आम हैं और घर को बर्बाद कर देती हैं। हमें अपने जीवन साथी को पूरी तरह समझने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि हम केवल अपने आप को ही मानते हैं। हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता कि सामने वाले का दिल कैसा चल रहा है और उसके पास क्या मुद्दा है। किसी और के मुद्दे को समझने से हमें उन्हें सफल होने में मदद मिलती है और उनके मुद्दे को उसके स्रोत पर ही संबोधित करने में मदद मिलती है। मैं सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी एक 3 साल की बेटी भी है और मेरा मानना है कि ईश्वर हमें सही निर्णय लेने की शक्ति और बुद्धि दे, साथ ही सोचने और समझने का साहस भी दे। मेरे पति इतने अच्छे पति हैं कि कभी कभी मुझे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं होता कि यह वही आदमी है जिस पर मैंने पहले से कुछ जाने बिना ही अनगिनत आरोप और संदेह लगाए थे। ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी से सारी समस्याएं गायब हो गई हैं। फिलहाल मैं और मेरा पूरा परिवार अब वाकई खुश हैं और उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि हर इंसान के जीवन में कोई न कोई छोटी मोटी समस्या आती ही है, जिससे घबराए बिना समझदारी से उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए और जीवन में हमेशा खुश रहने की कोशिश करना चाहिए। ये कहानी का दूसरा भाग था। अगर पहला भाग नहीं देखें हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप देख सकते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।